हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस फ्यूचर डील के बारे में। इस वीडियो में हम लोग रिलायंस फ्यूचर डील से रिलेटेड सारी जानकारी जान लेंगे। आज हम लोग पूरा 360 डिग्री इसका सारी जो अभी तक खबरें आई है, सब कुछ जो आज तक हुआ है, एकदम बहुत ही सादी हिंदी भाषा में आज हम लोग इसको समझ लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा हमारे चैनल के बारे में। हम लोग ने अभी तक 41 वीडियोस बना चुके हैं हम लोग रिलायंस फ्यूचर डील पे। इसके अलावा हम लोग की कुछ दूसरी सीरीज़ भी हैं, जैसे कि फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज़ हो गया, DHFL हो गया। ठीक है, ये फंडामेंटल एनालिसिस की आप सीरीज़ देख सकते हैं। DHFL के बारे में, AGR केस के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखना चाहेंगे, हम लोग सारे इवेंट्स को अभी तक कवर करते आए हैं, एकदम वन बाय वन, जैसे जैसे जो चीज़ें होती जा रही है हम लोग ने सारी चीज़ों का यहाँ पे कवरेज किया है। तो फ्यूचर ग्रुप से जुड़े रहने के लिए और इस डील से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहाँ पे बेल आइकन को ज़रूर दबाएगा ताकि अपनी सारे अपडेट्स आपको मिल सके। वहीं पे आप लोग हमारे ट्विटर हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं, बीट द स्ट्रीट 10 करके ये हमारा हैंडल है, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे अपडेट डालते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो ये पूरा जो डील का अपडेट है हम लोग ने एकदम सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में ट्विटर का थ्रेड बना के ऑलरेडी डाल चुके हैं 1 घंटे पहले। चलिए, सबसे पहले क्या होता है हम लोग वो जानते हैं। देखो, सबसे पहले डील होती है। ठीक है, अब डील के अंदर क्या क्या है, देखो डील के अंदर दो चीज़ें हैं। पहले तो फ्यूचर ग्रुप की सारी कंपनीज जो हैं वो यहाँ पे फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड के अंदर यहाँ पे मर्ज हो जाएंगी। ठीक है, फिर फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड रिलायंस रिटेल की एक सब्सिडरी को अपनी सारी असेट्स बेच देगा। जो असेट्स का नाम अगर आप समझेंगे तो यहाँ पे वो है कि बिग बाजार वगैरह को बेच देगा। साथ ही में यहाँ पे फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड के अंदर जो बाकी बिजनेस बचा हुआ है, जो कि होम डेकोरेशन और वो सब चीज़ों का है, उसके अंदर यहाँ पे क्या होगा, रिलायंस कुछ अपना स्टेक खरीदेगा। करीबन 20% स्टेक खरीदने की एक बात है। तो वो यहाँ पे रिलायंस इसके अंदर FEL के अंदर यहाँ पे स्टेक खरीदेगा। मतलब अगर ये डील हो जाती है तो फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड एक आखिरी एंटिटी रह जाएगी। बाकी सारी जो फ्यूचर ग्रुप की एंटिटीज़ है वो यहाँ पे FEL के साथ मर्ज हो जाएगी और शेयर स्वैप रेशो के थ्रू आपको अपने अपने शेयर मिल जाएंगे। मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, अगर आपके पास 100 शेयर है फ्यूचर रिटेल के, तो आपको हो सकता है कि मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि आपको 20 शेयर मिल जाए फ्यूचर एंटरप्राइज लिमिटेड के। तो इसे कहते हैं शेयर स्वैप रेशो। ठीक है, लेकिन अब इस डील में आती है अड़चन। अड़चन सबसे पहले क्या आती है, सिंगापुर कोर्ट में यहाँ पे, जो कि आर्बिट्रल कोर्ट होता है, वहाँ पे अमेजॉन ने एक पेटिशन डाली कि ये डील गलत है। इस डील से होने के लिए हमारी परमिशन चाहिए थी, पर हमारी परमिशन नहीं ली गई। तो सिंगापुर कोर्ट क्या करता है, इंटरिम स्टे लगाता है। इंटरिम स्टे का मतलब क्या होता है, एक टेम्पररी स्टे का, टेम्पररी चीज़ को हम लोग इंटरिम बोलते हैं, तो इंटरिम स्टे लगाता है। फिर यहाँ पे क्या होता है, दिल्ली हाई कोर्ट में केस जाता है। अमेजॉन आता है दिल्ली हाई कोर्ट में कि भैया सिंगापुर कोर्ट ने मना किया है, आप इस डील को रोकिए। तो इस डील को रुकवाने के लिए वो लोग दिल्ली हाई कोर्ट जाते हैं। तो दिल्ली हाई कोर्ट का जो एज ऑन डेट स्टेटस है, जो सिंगल जज का होता है, उसमें क्या बोला है, फाइनल होल्डिंग ऑफ स्टे। मतलब वो लोग इस स्टे से एग्री करते हैं। ठीक है ना, मतलब वो भी यही बोलते हैं कि ये जो स्टे लगाया गया है सिंगापुर कोर्ट ने वो वैलिड है, डील आगे नहीं हो सकती। इसके बाद क्या होता है, फ्यूचर ग्रुप यहाँ पे आता है अपने दिल्ली डिवीजन बेंच के पास। डिवीजन बेंच के अंदर 3 जज होते हैं, तो वो सिंगल जज का जो ऑर्डर था उसको यहाँ पे अपील किया जाता है डिवीजन बेंच के अंदर। बट डिवीजन बेंच ने अभी तक फाइनल होल्डिंग पे कोई अभी तक रूलिंग नहीं दी है। उन लोग ने क्या किया, फाइनल पे जो अभी रूलिंग दी है वो ये है कि जो डिवीजन बेंच ने अभी क्या किया है, उस पर टेम्परेरी स्टे लगा दिया है, जो सिंगल जज ने यहाँ पे अभी तक ऑर्डर पास किया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, इंटरिम स्टे लगाया है, इंटरिम स्टे के इंटरिम अपहोल्डिंग ऑफ स्टे के ऊपर। मतलब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने, अगर आप पूछेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे अभी तक जो डिसीजन दिया है, इसका इस लाइन का जो मतलब है वो है कि रिलायंस के और फ्यूचर ग्रुप के यहाँ पे फेवर में दिया है। ठीक है, उनने डील पे रोक लगाने से यहाँ पे टेम्पररी यहाँ पे मना कर दिया कि अभी हम इस डील पे यहाँ पे रोक नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे अमेजॉन ने एक नई पेटिशन फाइल करी है, जो है दिल्ली डिवीजन बेंच की। दिल्ली डिवीजन बेंच ने फ्यूचर ग्रुप के उसमें दिया था फेवर में, तो अब उसको यहाँ पे अमेजॉन ने चैलेंज कर दिया है। ठीक है, और वहीं पे
सुप्रीम कोर्ट ने अभी एनसीएलटी को क्या बोला है कि आप लोग आपके रेगुलर प्रोसीजर जारी रखें, लेकिन डील को फाइनलाइज मत कीजिए जब तक हम लोग आपको नहीं बोल देते। तो ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस और बाकी सब जगह का स्टेटस हो गया। अगली अपील यहाँ पे माना जा रहा है 27 अप्रैल के लगभग हो सकती है, बट अभी भी इस पे यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं है। ठीक है, अभी अगर हम बात करते हैं जो सिंगापुर कोर्ट में क्या हो रहा है, सिंगापुर कोर्ट में अभी वापस एक पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स फॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि वो सिंगापुर कोर्ट के अंदर जो अभी सिंगल जज की रूलिंग आई है, तो फाइनल रूलिंग देने के लिए, मतलब अभी इंटरिम रूलिंग है, फाइनल रूलिंग देने के लिए यहाँ पे आर्बिट्रेटर्स का पैनल बना दिया गया है। बट उसकी हियरिंग कब से चालू होगी और कब होगी, इस पर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। अगर यहाँ पे सिंगापुर कोर्ट फाइनल रूलिंग देता है अमेजॉन के फेवर में, तो ये पूरी की पूरी डील को बदल के रख देगा और ये बहुत बड़ा यहाँ पे नुकसान हो जाएगा इंडिया की। सारे जो जितने भी अभी तक ऑर्डर पास हुए हैं उन सबको यहाँ पे घेरे में ले लेगा और उन सबको यहाँ पे क्वेश्चंस में आ जाएंगे, अगर यहाँ पे फाइनल रूलिंग सिंगापुर कोर्ट की यहाँ पे अमेजॉन के फेवर में आती है तो। लेकिन अगर मैं आपको बात बताऊँ, यहाँ पे दो बातें बहुत अच्छी है। एक, सेबी और सीसीआई ने इस डील पे यहाँ पे अभी तक अपनी पूरी की पूरी यहाँ पे अप्रूवल दे दिया है। ठीक है, सेबी, सीसीआई, बीसी जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने इन डील पे अप्रूवल दे दिया है। ठीक है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो अभी जो ये मैटर है ना, ये यहाँ पे तीन जगह डिसाइड होगा। एक तो सुप्रीम कोर्ट में होगा, एक एनसीएलटी में होगा और एक सिंगापुर कोर्ट में होगा। ठीक है, लेकिन इन सभी डील के चलते यहाँ पे अभी रिलायंस ने इस डील की कंप्लीशन के जो टारगेट है उसको, डेडलाइन को एक्सटेंड करके 30 सितंबर 2021 कर दिया है। ठीक है, अभी अगर हम बात करें यहाँ पे एक और चीज़ जो हो रही है, साथ ही में क्या हो रहा है कि अभी तक भी वो डील हुई नहीं है, तो यहाँ पे फ्यूचर ग्रुप को अभी भी प्रॉब्लम आ रही है। और जिस तरीके से वापस सेकेंड वेव ऑफ कोरोना वायरस आ रहा है, तो बिजनेस वापस प्रॉब्लमेटिक उसमें जाया जा रहा है। और इसके कारण क्या हो रहा है कि अभी 20,000 करोड़ का जो फ्यूचर ग्रुप का लोन है वो एनपीए टर्न हो सकता है। अभी मैं आपको अगर बताऊंगा तो यहाँ पे क्या है, एनपीए कैसे टर्न होगा और अभी तक क्यों नहीं हुआ। देखिए, पैंडेमिक के कारण यहाँ पे एनपीए रिकॉग्नाइजेशन पे सुप्रीम कोर्ट का बैन था, लेकिन हाल ही में वो बैन हट चुका है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि 31 मार्च तक को यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जो बैंक्स है उनको यहाँ पे इनको इस पूरे ग्रुप को एनपीए डिक्लेयर करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक और बात है कि आरबीआई की यहाँ पे एक रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम थी, उसके लिए यहाँ पे एप्लीकेशन फाइल हो चुकी है और उसका जो अप्रूवल है, आरबीआई का अप्रूवल 26 अप्रैल को आएगा। अब भैया क्या बोला आपने, आप वापस समझाइए। देखो, उनने लोन पे नहीं किया है। ठीक है, अब लोन नहीं पे करने पे मतलब थोड़ी बहुत है ना, लोन की टर्म्स एंड कंडीशंस को बदलने के लिए, ताकि वो और मतलब ढंग से मतलब रह पाएँ और उनकी जो मतलब अगर आप बोलेंगे किस्तों को आगे बढ़ा दिया जाए, तो इसके लिए एक रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन तैयार किया था आरबीआई ने। तो उसमें स्कीम में यहाँ पे फ्यूचर ग्रुप ने अप्लाई किया है कि 20,000 करोड़ का जो लोन है उसको हम लोग थोड़े टाइम बाद चुकाएंगे, अभी हम लोग केवल ब्याज चुकाएंगे, ऐसी बात कह के यहाँ पे एक रिस्ट्रक्चरिंग प्रोविजन बनाया गया था। तो उसके लिए अभी यहाँ पे लेंडर्स ने, जो बैंक्स है ने यहाँ पे फ्यूचर ग्रुप के ऑफर को यहाँ पे मान लिया है। बट अभी क्या होने वाला है यहाँ पे, अभी जो कि अगर आप देखोगे तो जो फ्यूचर के अभी जो लेंडर्स हैं उनका अप्रूवल आ चुका है, बट आरबीआई का अप्रूवल आना बाकी है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आरबीआई का अप्रूवल यहाँ पे आना बाकी है। ठीक है, तो आरबीआई का अप्रूवल आ जाएगा तो वापस इसको, जो जिसकी डेडलाइन है 26 अप्रैल, तो 26 अप्रैल तक यहाँ पे अगर ये अप्रूवल आ जाता है तो यहाँ पे इसकी जो एनपीएज हैं उसको वापस मतलब एनपीए के अलावा अब इसे नॉर्मल लोन डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बट अभी एक क्या प्रॉब्लम होगी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि 26 अप्रैल इनकी डेट है। ठीक है, आरबीआई की अप्रूवल की डेडलाइन की डेट है 26 अप्रैल, बट बैंक्स को पब्लिश करने 31 मार्च को। 31 मार्च को इनको एनपीए डिक्लेयर करना पड़ेगा और जैसे ही इसको एनपीए डिक्लेयर करेगी ना, तो बैंक्स को यहाँ पे 100% प्रोविजन लेना पड़ेगा सारे फ्यूचर ग्रुप के लोन्स के अगेंस्ट, जहाँ पे अभी तक बैंक्स ने जो प्रोविजन ले रखा है 10-15% का ले रखा है, मोटा मोटी इतना परसेंट प्रोविजन ले रखा है। बट इससे क्या होगा, बैंक्स के जो है प्रॉफिट पे यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो इनके बड़े बड़े लोन्स, बड़े बड़े लेनदार कौन है, तो बीओआई, एसबीआई, एक्सिस बैंक, कोटक म्यूचुअल फंड, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड जैसी बड़ी बड़ी लैंडिंग कंपनीज हैं। ठीक है, तो इन सब ने इन लोगों को पैसा दे रखा है, तो इन सब के मुनाफे पे यहाँ पे फर्क पड़ सकता है अगर इनको एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाता है तो। लेकिन अगर मान लीजिए हम लोग ने एनपीए डिक्लेयर किया और आरबीआई ने रिस्ट्रक्चरिंग के लिए अलाउ कर दिया, तो क्या होगा, तो वापस जो प्रोविजन बनाए गए हैं उन्हें राइट बैक कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वापस अगले क्वार्टर में आप लोग को एक उनका जो प्रोविजन है वो कम हो जाएगा एनपीए का और यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ठीक है, एक और बात यहाँ पे जो हो रही है वो ये है कि
आईबीसी का सस्पेंशन हट गया है। आईबीसी क्या होता है? आईबीसी एक ऐसा कोर्ट है जहाँ पे जो कंपनी लोन नहीं दे पाती है उसको यहाँ पे बैंक्स उस कोर्ट में ले जाते हैं और वो कोर्ट यहाँ पे सारा कंट्रोल उस कंपनी का बैंक्स को दे देता है और बैंक्स एक नया लैंड ओनर ढूंढ के अपना पैसा रिकवर करते। तो वो यहाँ पे क्या रहा, क्या पहले अभी कोरोना काल में यहाँ पे आईबीसी में कोई नई एप्लीकेशन फाइल नहीं हो सकती थी, बट उसकी यहाँ पे जो बैन है, सस्पेंशन है, उसको 25 मार्च को हटा दिया गया है। मतलब अब अगर बैंक्स चाहे तो फ्यूचर ग्रुप को आईबीसी के अंदर ले जा सकता है। और अगर ऐसा होता है, मान लीजिए अगर कल को, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं है और ये बहुत ही दूर की बात है कि इसको आईबीसी में ले जाया जाएगा, इसमें बहुत टाइम है, अभी बहुत सारी सिचुएशंस खराब होना और बाकी है। अगर वो सारी सिचुएशंस खराब होती तो आईबीसी में जाएगा, बट मुझे नहीं लगता किसी मतलब आने वाले टाइम में अभी तक ये आईबीसी में जाने के कोई यहाँ पे सार है या आसार दिख रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए, अगर मान लेते हैं अपन एक बार, अगर वो आईबीसी में चला जाएगा ना तो पूरी रिलायंस की डील यहाँ पे कैंसिल होने पे आ जाएगी। क्यों? अभी फ्यूचर ग्रुप का यहाँ पे जो कंट्रोल है वो किशोर बियानी के पास है, बट अगर ये आईबीसी में चले जाते तो कंट्रोल बैंक्स के पास चला जाएगा। फिर क्या होगा, बैंक्स से यहाँ पे रिलायंस को यहाँ पे डील करना पड़ेगा और ये जो डील होगी ना, यहाँ पे वो लोग और बिडर्स बुलाएंगे। मतलब रिलायंस को हो सकता है या तो अभी जितने प्राइस दे रहा है, करीबन 27-28 हज़ार करोड़ दे रहे हैं, उससे ज़्यादा देने पड़ जाए और पूरी की पूरी नेगोशिएशन अब बैंक्स के साथ करनी पड़ेगी। अभी तक किशोर बियानी के साथ की है। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे हो सकता है कि बैंक्स और बिडिंग बुलाए, और बिडिंग में क्या हो सकता है, अमेजॉन की कोई इंडिया बैक्ड कंपनी, मतलब अमेजॉन मान लीजिए समारा कैपिटल है, उसको यहाँ पे अमेजॉन लेके आया था फ्यूचर ग्रुप में इन्वेस्ट करने के लिए। तो कल को यहाँ पे अमेजॉन समारा कैपिटल के थ्रू बिड करता है और वो अगर बैंक से वो लेके चला जाता है फ्यूचर ग्रुप को, तो यहाँ पे रिलायंस के पास ये डील चली जाएगी और रिलायंस के पास ये एसेट नहीं आएगी। तो आईबीसी अगर चला जाता है, आईबीसी में अगर फ्यूचर ग्रुप चला जाता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं पे अगर हम बात करें, इवन इफ ये सारी चीज़ें होंगी, यहाँ पे करीबन 40% हेयर कट यहाँ पे लेना पड़ेगा बैंक्स को। मान लीजिए, मतलब 40% जो पैसा है ना, वो डील के मुताबिक यहाँ पे बैंक्स को रिकवरेबल भी नहीं है। ठीक है ना, तो डील के हिसाब से यहाँ पे मुकेश अंबानी केवल 40%, 60% पैसा ही देगा और 40% हेयर कट लेना पड़ेगा। मतलब 40% पैसा जो लोन है वो रिकवरेबल नहीं है। तो इन सब बैंक्स को इतना नुकसान हो सकता है। वहीं पे जियो यहाँ पे बड़े बड़े ऑर्डर्स जियो मार्ट के लिए प्लेस करके यहाँ पे अभी भी फ्यूचर ग्रुप को यहाँ पे सपोर्ट दे रहा है। अगर हम बात करें कि ये जो सारी लड़ाई है चालू कैसे हुई है, मतलब दोनों पार्टी बोलती क्या है, देखो अमेजॉन ने क्या बोला है कि अमेजॉन ने एक कंपनी में पैसा लगाया था, फ्यूचर कूपन। फ्यूचर कूपन कौन है? फ्यूचर रिटेल की होल्डिंग कंपनी है, प्रमोटर कंपनी है। तो उन्होंने फ्यूचर कूपन में यहाँ पे स्टेक खरीदा था। अब वो क्या बोलते हैं कि जब हमने फ्यूचर कूपन से डील किया था ना, तो हमने ये लिखा था कि फ्यूचर की कोई भी, मतलब फ्यूचर रिटेल यहाँ पे किसी भी तरह की रिटेल किसी भी कंपनी से डील नहीं कर सकती। एक नॉन कॉम्पीट क्लॉज डाला था। उन सभी कंपनीज के नाम थे, अगर आप देखेंगे, रिलायंस, फ्लिपकार्ट, ग्रोफर्स और बड़े बड़े रिटेल कंपनीज थी जिसके साथ यहाँ पे फ्यूचर रिटेल डील नहीं कर सकता या फ्यूचर कूपन खुद डील नहीं कर सकता। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है, फ्यूचर ग्रुप ने क्या बोला है, देखो फ्यूचर ग्रुप ने बोला है कि हमारी जो बात हुई थी अमेजॉन के साथ किसी से बात नहीं करने की, वो यहाँ पे हुई थी फ्यूचर कूपन्स और अमेजॉन के बीच में। बट यहाँ पे जो मामला है वो फ्यूचर रिटेल का है। फ्यूचर रिटेल ने और अमेजॉन ने कोई यहाँ पे डील नहीं करी थी। ठीक है ना, अगर यहाँ पे फ्यूचर रिटेल और अमेजॉन में माना जाता है कि डील होती है, तो यहाँ पे जो फेमा के प्रोविजंस है वो हिट हो जाएंगे। फेमा का नॉन कंप्लायंस माना जाएगा, क्योंकि एक बाहर की कंपनी 49% से ज़्यादा यहाँ पे एक जो अप्रूवल है वो लेना पड़ता है, फेमा का अप्रूवल रिटेल सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर ऐसा होता है तो ये फेमा के यहाँ पे प्रोविजन सेट हो जाएंगे और वो नॉन कंप्लायंस कहलाएगा। इसलिए उन लोग ने फ्यूचर कूपन्स के साथ डील किया था। और फ्यूचर कूपन्स एक होल्डिंग कंपनी है और फ्यूचर का मानना है कि फ्यूचर कूपन्स और फ्यूचर रिटेल एक अलग अलग कंपनी है। तो जो बात यहाँ पे फ्यूचर कूपन्स और अमेजॉन की हुई है उससे फ्यूचर रिटेल पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन अमेजॉन बोलता है कि फ्यूचर कूपन्स का खुद का कुछ बिजनेस नहीं है, वो केवल एक होल्डिंग कंपनी है। तो उसकी यहाँ पे जिम्मेदारी होती है फ्यूचर रिटेल को वो बोलने की जो हम लोग बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर वो ऐसा करती है तो यहाँ पे कंट्रोल माना जाएगा, और कंट्रोल अगर मान लिया जाएगा कि अमेजॉन का कंट्रोल है फ्यूचर रिटेल पे, तो यहाँ पे फेमा की गाइडलाइंस का यहाँ पे नॉन कंप्लायंस माना जाएगा। और इस पर अगर आप देखेंगे तो फेमा और बाकी सभी कंपनीज यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि कहीं अमेजॉन ने फेमा की गाइडलाइंस का यहाँ पे कुछ नॉन कंप्लायंस किया है कि नहीं। ठीक है, उसी के अलावा जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे जो डील हुई है वो फ्यूचर कूपन से नहीं हुई है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो प्रमोटर्स ने पैक्ट साइन किया है वो फ्यूचर कूपन से किया है अमेजॉन ने, और फ्यूचर कंज्यूमर या फिर फ्यूचर रिटेल जो एसेट ट्रांसफ़र कर रही है उससे नहीं किया है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। ठीक है, और यहाँ पे
जो फ्यूचर ग्रुप का कहना है कि अमेज़न का यहाँ पे कोई भी राइट नहीं है फ्यूचर रिटेल या फ्यूचर कंज्यूमर में, ठीक है। उसी के अलावा अगर हम बात करें कि ये डील में अब आगे क्या हो सकता है, क्या कंक्लूजन है भैया, तो देखो अभी भी इस डील में बहुत सारी चीज़ें अभी होना बाकी है। बैंक्स की प्रॉब्लम है, आए दिन यहाँ पे फ्यूचर ग्रुप डिफ़ॉल्ट कर रहा है। अभी आज एक खबर आई है कि यहाँ पे लैंडर्स एग्री हो गए हैं, बट कामत कमेटी यानी आरबीआई का अप्रूवल आना बाकी है वो लोन रीस्ट्रक्चरिंग पे। तो अभी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, सिंगापुर कोर्ट में होगी, बहुत सारे कोर्ट, बहुत सारे रेगुलेटर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। बट हमारा क्या मानना है कि ये डील होगी, बहुत टाइम लगेगा, आने वाले टाइम में अभी एकदम से नहीं होगी, हो सकता है 6-7 महीने और लगे। पर यहाँ पे मेरा क्या मानना है कि ये डील होगी और लास्ट में क्या होगा, अमेज़न को $40 मिलियन का यहाँ पे कंपनसेशन मिलेगा। $40 मिलियन क्या अमाउंट है जो अमेज़न ने फ्यूचर कूपन्स में इन्वेस्ट किया है, वो यहाँ पे अमेज़न को वापस मिल जाएगा ब्याज सहित, फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब अगर वो जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया है फ्यूचर ग्रुप ने रिलायंस के साथ डील करके, तो उसका यहाँ पे इसको पूरा भुगतान दे दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे किशोर बियानी का कहना है कि भैया हम $40 मिलियन के लिए यहाँ पे करोड़ों रुपए की जो डील है, 27-28 करोड़ की जो डील है, उसको यहाँ पे नहीं छोड़ेंगे। अगर ये डील नहीं होती है ना, तो यहाँ पे फ्यूचर ग्रुप पूरा बर्बाद हो जाएगा और दूसरी चीज़ बैंकों का पैसा डूब जाएगा और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा मैटर है, इसलिए यहाँ पे हो सकता है कि गवर्नमेंट भी ये नहीं चाहती है कि ये डील रुके। तो इसीलिए यहाँ पे सीसीआई और सेबी ने अभी तक फटाफट से अप्रूवल दे दिया है, जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। बट जैसा कि आप सभी को पता है, कोर्ट यहाँ पे सरकार के कंट्रोल में नहीं होते, तो कोर्ट अभी अपना अपना डिसीजन देगा, सारी चीज़ें देख के देगा। आने वाले टाइम में जो भी होगा हम लोग ज़रूर अपडेट करेंगे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आप हमें ट्विटर पे जरूर फॉलो कीजिएगा, ताकि हम सभी तरह के आपको अपडेट्स यहाँ पे फटाफट दे पाएँ। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम सभी तरह के अपडेट्स डालते हैं और वहाँ पे हम लोग का हमारा मार्केट टिकर है, जो आपको 24 घंटे सारे तरह के अपडेट्स फटाफट दे देता है। तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें यहाँ पे आपको सारी बाजार की खबरें एक जगह मिल जाएगी। चलिए, ये वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए हमारे वीडियो सभी रिलायंस फ्यूचर ग्रुप के सभी शेयर होल्डर्स के साथ जो इस डील से जुड़े हुए हैं, या रिलायंस के स्टॉक में पैसा लगा रखा है या फ्यूचर ग्रुप में लगा रखा है, इन सभी चीज़ों से जुड़े, ताकि उन सभी को पता पड़ सके। अगर आप हमसे पूछते रिलायंस पे हमारी क्या राय है, तो हमारी पॉजिटिव राय है, आप रिलायंस को करंट भाव पे खरीद सकते हैं, बट वो यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म बैट होगी या मीडियम टर्म बैट होगी। शॉर्ट टर्म के लिए आप उसको मत खरीदिए। फ्यूचर ग्रुप में जो लोग फंसे हुए हैं वो अभी एक बार बने रहें, कोई भी तरह की फ्रेश बाइंग बिल्कुल ना करें किसी भी फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक में, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर यहाँ पे थोड़े बहुत यहाँ पे एनपीए रिकॉग्निशन होते हैं और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, तो अभी तक कोई फ्रेश बाइंग ना करें और होल्ड करके रखें अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन को। तो ये सारी राय है हमारी रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के स्टॉक्स पे। अगर आपको पसंद आया तो आप ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।